Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So my name is Mohammad Shahnawaz and this is a new series. ये बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी का एक सीरीज है जिसमें से पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था नेचर एंड स्कोप ऑफ क्लाइमेटोलॉजी एंड मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। तो आज हम लोग इस सेकेंड वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशंस ऑफ द अर्थ सरफेस। सो बेसिकली आज हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। सो एटमॉस्फेयर के डेफिनेशंस, कुछ कंपोजिशंस एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चरल या फिर कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो बेसिकली एटमॉस्फेयर इज ए थिक गैसियस एनवेलप। अब एनवेलप अगर देखोगे तो एनवेलप में बेसिकली आप देखोगे कोई भी हमारा चिट्ठी आता, लेटर आता, तो वो बेसिकली एनवेलप में आता है और वो एनवेलप का काम ही होता है उस लेटर को प्रोटेक्ट करना, उस लेटर को प्रोटेक्ट करना या फिर जो भी चीज़ हमारा वो स्पीड पोस्ट के ज़रिए, हमारा पोस्टल जो होता है सर्विस के ज़रिए हमारा लेटर आता है उसको प्रोटेक्ट करना। तो बेसिकली यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर का काम रहता है प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना? हमारे जो अर्थ के सरफेस को या फिर अर्थ को प्रोटेक्ट करना। सो व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर? सो मेन फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर इज टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ सरफेस एज वेल एज आवर द Earth's environment, so which surrounds the Earth's surface by gravitational force। so basically हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये एक ब्लैंकेट के तौर पे काम करता है और ये बेसिकली बहुत सारे हमारे सोलर रेडिएशन से, अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। सो एटमॉस्फेयर इज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैसेस दैट शेल्टर्स ऑफ ऑल life on earth, keeping temperatures within a relatively small range and blocking out harmful rays of sunlight, एग्जाम्पल में यूवी रेज। सो बेसिकली एटमॉस्फेयर क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जैसे कि मैंने पहले बताया एनवेलप का काम होता है प्रोटेक्ट करना लेटर को, वैसे ही हम अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका काम होता है प्रोटेक्ट करना। और इसका जो कॉम्पोजिशन है ना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से मिलके बना हुआ है दैट शेल्टर्स ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सो बेसिकली और एक इसका ये फंक्शन ये है कि जो अर्थ के जो टेम्परेचर है ना, ये बेसिकली इसको लो रखने के लिए, स्मॉल रेंज तक में रखने के लिए ये एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ जितने भी हार्मफुल रेज हैं जो कि यूवी रेज हो जाते हैं सनलाइट के थ्रू आता है हमारा अर्थ सरफेस के, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको ब्लॉक करता है। सो एटमॉस्फेयर का मेन फंक्शन ये हो जाता है। सो हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसका कॉम्पोजिशन क्या है? सो आवर एटमॉस्फेयर इज composed ऑफ गैसेस, वाटर वेपर्स एंड पार्टिकुलेट्स। सो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो जाते हैं, इसके बाद सॉल्ट पार्टिकल्स हो जाता है, इसके बाद जितने भी सारे वॉल्केनिक इरप्शन होता है हमारा, और वो उस वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू जितने भी सारे गैसेस निकलते हैं, एसिड्स निकलते हैं, इसके साथ छोटे छोटे माइक्रोन्स में स्टोन निकलते, पार्टिकुलेट मैटर उसी को बोलते हैं। सो अब हमारा ये एक इमेज है हमारा एटमॉस्फेयर का ऑफ द अर्थ। सो सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर जो कि हमारा आउटर स्पेस हो जाता है। और ये एक्सोस्फेयर बेसिकली इन्फिनिट तक जा सकता है और ये कहा जाता है कि अप्रॉक्स 10,000 या फिर 29,000 तक हमारा एक्सोस्फेयर एक्सटेंड करता है। सो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स अब हम लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में, और डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं, जैसे कि हमारा थर्मोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर में बेसिकली सैटेलाइट्स को रखा जाता है। सैटेलाइट्स ही क्यों रखा जाता है हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। और हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। और ट्रोपोस्फेयर में बेसिकली ऑल द वेदर फिनोमिना ऑक्योर करता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, वेदर फिनोमिना हो रहा है। और थर्मोस्फेयर में बेसिकली यहाँ पे बेसिकली बहुत ही ज़्यादा थर्मोस्फेयर में जो रिएक्शंस होते हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर में भी रिएक्शन होते हैं, जो ओजोन लेयर होता है ना, यहाँ पे भी रिएक्शन होता है जिसके थ्रू यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। आगे हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में भी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपोजिशन। व्हाट आर द कंपोजिशंस ऑफ एटमॉस्फेयर? तो मैंने अभी अभी बताया कि गैसेस, वाटर वेपर्स एंड पार्टिकुलेट मटेरियल्स या फिर मैटर्स, दे आर द कंपोजिशंस ऑफ आवर
एटमॉस्फेयर। सो गैसेस में क्या होता है, गैसेस में सबसे मेन होता है हमारा नाइट्रोजन, जो कि अप्रॉक्स 78% ऑफ ऑल गैसेस ये कवर करता है। और सेकेंड में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस हो जाता है 21% के साथ ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला के ही कॉन्स्टिट्यूट करता है 99% ऑफ द टोटल गैसेस। इसके साथ बेसिकली हमारा और गैसेस है, जैसे कि आर्गन हो जाता है 0.93% के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के साथ, नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन। सो बेसिकली दिस आर द गैसेस ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। इसके साथ साथ कुछ ट्रेस गैसेस भी रहते हैं, जैसे क्रिप्टॉन, मीथेन, जेनॉन एटसेट्रा, दे आर द ट्रेस गैसेस या फिर ट्रेस एलिमेंट्स इन आवर एटमॉस्फेयर। सो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन देखा जाए तो 21% में अवेलेबिलिटी है इसका हमारे एटमॉस्फेयर में, और इसका मेन फंक्शंस है बेसिकली ब्रीथिंग में, रेस्पिरेशन में, फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। सो बेसिकली हम लोग इंटेक्ट करते हैं ऑक्सीजन को, और वहीं पे जो प्लांट्स रहते हैं वो इनहेल सॉरी एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन को। सो अब नेक्स्ट सेकेंड है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन अप्रॉक्स 78% है, और इसका जो यूज़ है ना हमारे लिए, ये बेसिकली डायरेक्टली नहीं है। जैसे कि डायरेक्टली कैसे नहीं है, बेसिकली जितने भी सारे बायोटिक थिंग्स है, लिविंग बींग्स है, दे ऑल नीड टू मेक प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट्स है। और ये जो नाइट्रोजन है ना, ये बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू हमारे बॉडी में आता है, और ये बेसिकली इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा नाइट्रोजन गैस। सो सेकेंड थर्ड गैस है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है इज़ अबाउट 0.03%। अब ये यूज़फुल या फिर ये हमारा मेन गैस है। क्यों गैस है ये, बेसिकली सबसे पहले तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सो बेसिकली इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस फॉर द ग्रीन प्लांट्स। और इसका सेकंड फंक्शन है कि जितने भी सारे सोलर रेडिएशंस होते हैं ना, सो बेसिकली इनकमिंग शॉर्ट वेव्स रहते हैं, ये बेसिकली ओपेक की तरह काम करता है टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ना ये साथ ही साथ एब्जॉर्ब भी करता है हमारे यूवी रेस को, साथ ही साथ हमारे जितने भी सारे शॉर्ट वेव्स आते हैं हमारे सोलर रेडिएशन से, तो इसका जो काम होता है ये एब्जॉर्ब्स करता है। सो इट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ एंड री रेडिएट्स इट बैक टू द अर्थ। सो बेसिकली ये ब्लैंकेट के तरह भी काम करता है, क्योंकि ये तो सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ जो शॉर्ट वेव्स रहते हैं ना, सोलर रेडिएशंस रहते हैं, कुछ जाने दे देता है हमारा आउटर स्पेस में, और कुछ ट्रैप करके रख लेता है, हीट को ट्रैप करके रख लेता है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड ना ये एक एसेंशियल गैसेस है फॉर टैपिंग द हीट। अब हमारे अर्थ के सरफेस में बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहता है। गर्मी बेसिकली इसीलिए रहता है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस रहते हैं, जो हमारा जो रेडिएशंस रहते हैं, हीट जनरेट जिसके थ्रू होता है हमारा, उसको हीट को हमारे सरफेस में टैप करके रखता है, ट्रैप करके रखता है। सो ओजोन गैस भी सेम फंक्शंस है, बस ये एब्जॉर्ब के साथ साथ बेसिकली ये रिफ्लेक्ट भी करता है अल्ट्रा वायलेट रेज को। सो बेसिकली मान लो कि ये एक लेयर है ओजोन गैस का। अब यहाँ पे शॉर्ट वेव्स आ रहे हैं, रेडिएशंस आ रहे हैं, सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो ओजोन लेयर है ये बेसिकली कुछ ऑब्जर्व करेगा, और कुछ ऑब्जर्व करने के बाद कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा शॉर्ट वेव को, और कुछ ऑब्जर्व करेगा। तो ऑब्जर्व करने के बाद ये अर्थ सरफेस पे हमारा आएगा, अर्थ सरफेस में फिर से हमारा रिफ्लेक्ट करेगा। सो बेसिकली कुछ यहाँ पे ओजोन गैस ये रिफ्लेक्ट कर देता है यूवी रेस को, और कुछ पास हो जाता है जो कि एब्जॉर्ब के थ्रू पास होता है, वो भी बेसिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से पहले। सो बेसिकली ओजोन गैस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ सेकेंड कंपोजिशन है हमारा एटमॉस्फेयर का, वो है वाटर वेपर। सो वाटर वेपर कैसे इंपॉर्टेंट है, सो बेसिकली इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 to 5% रहता है तो वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में इन द एटमॉस्फेयर। अब ये वाटर वेपर ना टोटली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर में इसीलिए डिपेंड करता है क्योंकि जितने भी ज़्यादा हमारा जो टेम्परेचर रहेगा, अगर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो इवापोरेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा रहेगा। इवापोरेशन का अगर प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में रहेगा, इसका मतलब जो वाटर वेपर यानी कि इवापोरेशन के थ्रू जो वेपर्स फॉर्म होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा होगा। और अब याद रखना कि जो जितने भी सारे वाटर वेपर्स हैं ना,
ये बेसिकली इक्वेटोरियल या फिर जो ट्रॉपिकल रीजन्स के आसपास बहुत ही ज़्यादा बनेगा। और पोलर रीजन्स के जाते जाते पोलर जोन्स तक हम लोग अगर एक्सटेंड करेंगे तो बेसिकली उस रीजन में बहुत ही कम अमाउंट में वाटर वेपर्स अवेलेबल रहता है, जिसके ज़रिए उस रीजन का पोलर रीजन का जो ट्रोपोस्फियर रहता है ना हमारा, सबसे पहले स्फीयर रहता है, वो भी बहुत ही कम हाइट तक एक्सटेंड करता है। कम हाइट तक एक्सटेंड करने का यही रीज़न है कि वहाँ का जो वाटर वेपर अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और वहाँ का गैसेस का भी बहुत ही ज़्यादा अवेलेबिलिटी कम है। सो मोर देन 90% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक वेपर इज फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 5 किलोमीटर। अब एटमॉस्फेरिक वेपर है, वाटर वेपर है, दे आर वेरी हाई प्रेशर, या फिर बोल सकते हैं इसका जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, जिसके थ्रू ये 5 किलोमीटर एल्टीट्यूड से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर ये ऊपर चल जाएगा तो बेसिकली कंडेंस होके जो क्लाउड का फॉर्मेशन ले लेगा, और साथ ही साथ जो टीनी ड्रॉपलेट्स के थ्रू हमारा अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाएगा। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेक द सरफेस ऑफ द अर्थ वार्म बाय टैपिंग इट। सो बेसिकली इसका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा हीट को टैप करता था, वैसे वाटर वेपर भी हीट को टैप करता है। सो अब थर्ड कंपोजिशन है पार्टिकुलेट मैटर। सो बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर्स में क्या आ जाएगा? डस्ट पार्टिकल, सबसे पहले सॉल्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स, पोलन जिसको बोलते हैं स्मोक, स्पॉट, वोल्केनिक एसेस, दे आर द कॉम्पोजिशंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। सो बेसिकली ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ख़ास करके ये डस्ट पार्टिकल्स और सॉल्ट पार्टिकल्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्लाइमेटोलॉजी में, क्योंकि इसी के थ्रू हमारा जो क्लाउड का फॉर्मेशन है ये होता है। सो डस्ट पार्टिकल्स और जो सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, ये हाइग्रोस्कोपिक रहते हैं, यानी कि जो ये बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स जो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके थ्रू हमारा क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ये बेसिकली एक क्लाइमेटोलॉजी का फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड में हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे फॉर्म होता है, इससे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। बेसिकली क्या है स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर का? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स। सबसे पहला ट्रोपोस्फियर, सेकेंड है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मेसोस्फेयर, फोर्थ है थर्मोस्फेयर, एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। सो बेसिकली ये डिवीज़न है ना, ये बेसिकली टेम्परेचर के बेसिस पे डिवीज़न किया गया है, टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट के बेसिस पे डिवीज़न किया गया है। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। सो द मॉडर्न नॉलेज अबाउट द एटमोसफेयर। सो बेसिकली इसका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये बेसिकली रॉकेट्स है, रडार सिस्टम्स है ऑफ आवर इंडिया या फिर ऑफ आवर द वर्ल्ड या फिर नासा, और इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स है। सो दिस आर द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे ट्रोपोस्फेयर। सो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? सो जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं ये ट्रोपोस्फेयर में ही ओक्योर करते हैं, और इस रीजन को बेसिकली जोन ऑफ रीजन ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस भी कहा जाता है। और वहीं जो ट्रोपोपॉज का जो सबसे अपर लिमिट है, इस रीजन को जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है, इसको हम लोग ट्रोपोपॉज बोलते हैं। अब ट्रोपोपॉज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ का इस रीजन के बाद बेसिकली टेम्परेचर का जो कैरेक्टरिस्टिक है रहता है, बिहेवियर रहता है, वो चेंज हो जाता है। वो चेंज कैसे होता है हम लोग आगे देखेंगे। सो ट्रोपोस्फेयर समझ में आ गया, जो लेयर स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को डिवाइड करे, और इसका मतलब होता है वेयर द मिक्सिंग स्टॉप। सो बेसिकली यहाँ पे जो ट्रोपोपॉज में ये बेसिकली मिक्सिंग स्टॉप हो जाएगा, और इसके ऊपर जितने भी सारे जो स्ट्रेटोस्फेयर में ना, ये वेदर फिनोमिना बहुत ही कम रहता है, कम होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वेदर फिनोमिना ओक्योर होता है। सो द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द ट्रोपोस्फेयर। जैसे कि हम लोग जानते हैं ट्रोपोस्फेयर होता है सबसे नीचे का हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, और इसका जो एक्सटेंशन है ना वो बेसिकली 0 to 12 to 18 किलोमीटर, 0 to 16 किलोमीटर हमारा इक्वेटर रीजन पे है, 16 किलोमीटर इक्वेटर रीजन पे, वहीं पे 9 किलोमीटर या फिर 6 किलोमीटर हमारा पोलर रीजन में। ये बेसिकली एल्टीट्यूड में डिफरेंस इसीलिए आया, ये इक्वेटर में 16 किलोमीटर, जैसे कि 16 किलोमीटर, पोलर रीजन में 6 किलोमीटर, 6 to 9 किलोमीटर होता है। अब डिफ्रेंशिएशन इसीलिए आया क्योंकि यहाँ का जो इक्वेटोरियल रीजन में ना, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर
जोन रहता है जिसके थ्रू यहाँ पे जो एयर रहता है वो बहुत ही हाइगर एल्टीट्यूड तक ट्रैवल करता है। वहीं पे जो इक्वेटोरियल सॉरी पोलर रीजन्स है ना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है। हाई प्रेशर रहने के साथ के वजह से होता है क्या कि जितने भी सारे गैसेस रहते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर रहते हैं, वो बेसिकली कंप्रेस्ड हो जाता है। कंप्रेस्ड होने की वजह से हाई प्रेशर जोन बनता है और इसका जो एल्टीट्यूड है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसके थ्रू यहाँ पे 6 किलोमीटर तक जो ट्रोपोस्फियर का एल्टीट्यूड होता है, हाइट होता है। सो ये तो समझ में आ गया। अब बेसिकली और एक चीज़ जान लो कि यहाँ पे ना टेम्परेचर डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जो टेम्परेचर है ना वो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। और ये जो रेशियो है डिक्रीज होने का जो रेट है, ये बेसिकली 6.5 डिग्रीज पर सेल्सियस पर 1000 मीटर, यानी कि 6.5 डिग्री, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 165 मीटर में बेसिकली हमारा 1 डिग्री सेल्सियस हमारा घटेगा, डिक्रीज होगा। सो 165 मीटर इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा, या फिर इसको और एक टर्म बोला जाता है और एक चीज़ से डिनोट करते हैं। अगर 1000 में मीटर में देखा जाए तो 6.5 डिग्री सेल्सियस, अगर 100 मीटर में देखे जाए तो 165 मीटर फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। तो समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। और ये जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, इसी डिक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। सो बेसिकली याद रखना, नॉर्मल लैप्स रेट होता है। इसके बाद हम लोग इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। और फिलहाल हम लोग इसमें ट्रोपोस्फेयर में बेसिकली ऑल द वेदर फेनोमेना दैट आर ओक्योर्ड इन दिस लेयर, मेनली इसी लेयर में वेदर फेनोमेना ओक्योर होते हैं, जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन होता है, थंडर स्टॉर्म होता है, साइक्लोन आना होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर फेनोमेना। सो अब जो अपर लिमिट होता है ना एट ट्रोपोस्फेयर का, वो ट्रोपोपॉज होता है, विच इज ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर थिक रहता है। और ये जो टेम्परेचर रहता है इस जोन में ना बेसिकली कांस्टेंट रहता है, जो हमारा ट्रोपोपॉज में वो कांस्टेंट रहता है, और -80 डिग्री सेल्सियस तक जाता है इक्वेटर रीजन में। और वहीं पे -45 डिग्री सेल्सियस पोलर रीजन्स में जाता है। -45 डिग्री सेल्सियस यहाँ कम क्यों हुआ, क्योंकि जो एल्टीट्यूडनल डिस्टेंस है ना वो 6 किलोमीटर तक है, इसीलिए जो इसका टेम्परेचर है वो कम माइनस में है। And hence it is called tropopause, where the zone of mixing completely stops. अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, बेसिकली यहाँ पे ऑल द वेदर फेनोमेनास या फिर जो क्लाइमेटिक जो फेनोमेना होते हैं ना वो बेसिकली स्टॉप हो जाता है। सो इट इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सेकेंड ट्रोपोस्फेयर के बाद ट्रोपोपॉज जो कि 1.5 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेटोस्फेयर। और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, ये बेसिकली अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर तक जा सकता है। सो जस्ट अबाउट द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। सो द लेयर जस्ट अबाउट द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। सो इसी को स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। बट देयर इज contrasting opinion about the height and the thickness of the of this layer. So basically यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। अब कुछ साइंटिस्ट है ना बिलीव करते हैं कि जो स्ट्रेटोस्फेयर का ना जो ये इसका जो बिहेवियर है ना ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल्स इन मीन्स कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। सो बेसिकली यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसका आइसोथर्मल का मतलब यही होता है। बट कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं ना कि यहाँ पे ना ग्रेजुअल राइज होता है टेम्परेचर का। द बट एनसीईआरटी सजेस्ट करता है ना, एनसीईआरटी के थ्रू अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी सजेस्ट करता है कि यहाँ पे ना टेम्परेचर राइज होता है, तो हम लोग यही मानेंगे कि यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में जो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज होता है। तो हमने सबसे पहले देखा हमारा इस ट्रोपोस्फेयर में बेसिकली जो एल्टीट्यूड जितना भी 165 मीटर तक जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा 1 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे उल्टा होगा, अब ऊपर जितना जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पे उल्टा होगा। सो द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ दिस लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देर इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन। अब और एक चीज़ है, ओजोन गैस हमने हमने पढ़ा था। और ये जो ओजोन गैस है ना ये बेसिकली हमारा स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर जोन में स्ट्रेटोस्फेयर के इस रीजन में हमारा ओजोन गैस पाया जाता है, जिसको
केमिकल नेम में फॉर्मूला में O3 भी बोला जाता है। सो इसी लेयर में O3 पाया जाता है जो कि एक्सटेंड करता है अप्रॉक्स 50 किलोमीटर तक के हाइट तक जा सकता है। सो यहाँ पे ओजोन गैस का एक मेजर फंक्शंस ये है कि जितने भी सारे यूवी रेडिएशन होते हैं ना, ये बेसिकली रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए हमारा जो अर्थ का सरफेस है ये बहुत ही ज़्यादा वार्म नहीं होता। इसीलिए अगर हमारा ओजोन गैस कंप्लीटली एक्सटिंक्ट कर देगा तो ये क्या होगा कि जितने भी सारे वेजिटेशन है ना वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वेजिटेशन एक्सटिंक्ट इसीलिए होंगे क्योंकि जो ओजोन गैस का डिप्लीशन हो जाएगा, और कंप्लीटली डिप्लीशन होने की वजह से जो अर्थ का सरफेस वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जिसके थ्रू जितने भी सारे वेजिटेशन है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो द यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। सो बेसिकली जितने भी सारे यूवी रेज होते हैं ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं हीट में, और इसी हीट के ट्रांसफॉर्म होने की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज होने लगता है। दैट इज वाई द स्ट्रेटोस्फेयर गेट्स वार्मर। सो बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे यूवी रेडिएशन का केमिकल रिएक्शन होता है जिसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है यूवी रेज, और ये बेसिकली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी हीट एनर्जी को कन्वर्ट होने के प्रोसेस में ये बहुत ही ज़्यादा वार्म होता है। इसीलिए वार्म होता है हमारा ओजोन लेयर, इसीलिए जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। सो वेदर रिलेटेड फेनोमेना आर एब्सेंट इन दिस लेयर। इसीलिए जितने भी सारे एरोप्लेन्स होते हैं, फ्लाई प्लेन्स होते हैं, जेट प्लेन्स होते हैं, ये बेसिकली इसी रीजन में फ्लाई करते हैं अप्रोक्स 16 किलोमीटर एट द हाइट ऑफ 16 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। इसी रीजन में मोस्टली एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं जो एयरवेज का जो पाथ रहता है इसी रीजन के आसपास रहता है। सो अब देखो जो जो स्ट्रेटोपोज है ये बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को सेपरेट करता है। अब हमने देखा कि जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को सेपरेट करता है उसको हम लोग ट्रोपोपोज बोलते हैं, और जो स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को सेपरेट करे ना इसको हम लोग बोलते हैं मेसोपोज। अब मेसोपोज के ऊपर हमारा लेयर आता है, स्ट्रक्चर आता है, वो होता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर्स का बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक एक्सटेंशन रहता है, यानी कि 40 किलोमीटर के 30-40 किलोमीटर के आसपास का ये यहाँ पे एक्सटेंशन रहता है। और जो टेम्परेचर है ना फिर से डिक्रीज होने लगता है विथ इंक्रीज हाइट। सो बेसिकली पहले क्या था, ये एक अर्थ सरफेस है, पहले डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर से अब डिक्रीज होने लगेगा। ये हमारा ट्रोपोपॉज है, ये हमारा मेसोपॉज है। सो बेसिकली हमारा फिर से डिक्रीज होने लगेगा। और जो 80 किलोमीटर तक इसका एल्टीट्यूडनल हाइट रहता है, और 80 किलोमीटर जो इसका टेम्परेचर रहता है वो बेसिकली -80 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और कहीं जो ये तो इक्वेटोरियल रीजन में, पोलर रीजन में कम होगा। इट्स अपर लिमिट इज मेसोपोज। सो बेसिकली मेसोपोज इसका अपर लिमिट है विच सेपरेट्स द मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। सो बेसिकली गाइस ये मेसोस्फेयर नहीं, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे मेसोस्फेयर नहीं होगा, कंफ्यूजन है भाई। तो यहाँ पे बेसिकली इस रीजन को स्ट्रेटोपोज बोलते हैं, जहाँ पे स्ट्रेटो बिल्कुल ही पॉज हो जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर पॉज होता है, और मेसोस्फेयर जो बेसिकली मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को जो डिवाइड करेगा उसको मेसोस्फेयर बोलते हैं, मेसोपॉज बोलते हैं। सो इस रीजन को मेसोपॉज बोलते हैं। अब मेसोपॉज के बाद हमारा एक रीजन आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे थर्मल डिफ्रेंसिएशन होता है। सो यहाँ पे मेजर जो क्वांटिटी में रहता है ना, यहाँ पे आयंस प्रेजेंस होते हैं, और इसी आयंस के जरिए हमारा यहाँ पे थर्मल केमिकल रिएक्शंस होता है। सो बेसिकली द आयनोस्फेयर लाइज विद इन द थर्मोस्फेयर। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयंस प्रेजेंस रहते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन रहता है, जिसके थ्रू हमारा जो जितने भी सारे रेडियो वेव्स रहते हैं ना इसी रीजन से ट्रांसमिट किए जाते हैं। सो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। इस रीजन का थर्मोस्फेयर का ये एक्सटेंशन है। Above the mesosphere and it contains electrically charged particles called ions. So hence it's also named as
आयोनोस्फेयर। सो बेसिकली थर्मोस्फेयर को आयोनोस्फेयर भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट रहते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज रहते हैं, जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू सैटेलाइट। जैसे कि हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी में जितने भी सारे सैटेलाइट्स देखोगे डिस्क लगा रहता है, तो वो डिस्क कहाँ से कैप्चर करता है, वो हमारे थर्मोस्फेयर में एक सैटेलाइट होगा, उसी सैटेलाइट से हमारा ट्रांसमिशन होता है रेडियो वेव्स के फॉर्म में। तो उसी से हम लोग टीवी का जो देखते हैं, टीवी का जो विजुअल होता है ना, उसी से प्रेजेंट होता है। सो इन दिस लेयर द एटमोसफेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट। यहाँ पे बेसिकली फिर से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। क्यों इंक्रीज होने लगता है क्योंकि यहाँ पे जो ना प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है, जिसके थ्रू यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, और इसी के जरिए टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होने लगता है विथ इंक्रीजिंग हाइट। सो इट इज एस्टिमेटेड द टेम्परेचर एट इट्स अपर लिमिट इट्स अबाउट 1700 डिग्री सेल्सियस। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। एंड रेडियो वेव्स, जैसे कि हम मैंने पहले बताया था, रेडियो वेव्स इसी रीजन से, इसी एटमॉस्फेयर से, इसी स्फीयर से ट्रांसमिट किए जाते हैं, रिफ्लेक्टेड बैक किए जाते हैं टू द अर्थ सरफेस। सैटेलाइट्स ऑर्बिट इन दिस। सो बेसिकली सैटेलाइट्स भी इसी ऑर्बिट में रहते हैं क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट रहता है। सो इन द अपर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर। अब हम लोग एक्सोस्फेयर पढ़ेंगे। सो द आउटर लेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। इसका एक्सटेंशन बेसिकली कोई कोई बोलते हैं 10,000 किलोमीटर तक है, 10,000 किलोमीटर तक है, कोई कोई बोलते हैं 29,000 किलोमीटर तक है। सो बेसिकली सेवरल ओपिनियन है। तो हम लोग देखेंगे जितने भी सारे एट द हाइट ऑफ एल्टीट्यूडनल हाइट ऑफ 400 किलोमीटर, above द 400 किलोमीटर, वहाँ से हमारा एक्सोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक्सटेंड्स करता है अप टू द हाइट ऑफ 10,000 किलोमीटर या फिर अप टू द हाइट ऑफ 29,000 किलोमीटर। सो इट रिप्रेजेंट द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। द टेम्परेचर्स बिकम, यहाँ पे बेसिकली और भी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने लगता है। 5,568 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है। अब इस रीजन का एक स्पेशलिटी है ना, यहाँ पे ना डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं ना, ये बिल्कुल ही एब्सेंस रहते हैं। डस्ट पार्टिकल्स एब्सेंस रहते हैं, टोटली एब्सेंट रहता है। अब डस्ट पार्टिकल एब्सेंस रहता है ना, तो इसीलिए इस टेम्परेचर को नाप नहीं सकते। अगर हम लोग एग्जोस्फेयर में जाएंगे, अगर हम लोग हाथ बाहर करेंगे, अगर हाथ हम लोग बाहर किए, तो हमारा इतना ज़्यादा टेम्परेचर है जिसके थ्रू हमें फील होना चाहिए कि हाँ गर्मी लग रहा है, बट हमें गर्मी फील नहीं होता। वी डू नॉट फील हीट। अब हम लोग हीट को फील क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स, यहाँ पे वैक्यूम रहता है। पूरा का पूरा जो हमारा एग्जोस्फेयर है ना, ये वैक्यूम है, ऑलमोस्ट वैक्यूम है। ये पूरा कंप्लीटली वैक्यूम नहीं है, बट हम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये चांस है कि जहाँ पे हम लोग रहेंगे एग्जोस्फेयर में, वो वैक्यूम रीजन रहेगा। वो ना कि वहाँ गैस रहेंगे, ना ही वहाँ कुछ डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे, जो छोटे छोटे माइक्रोन पार्टिकल्स रहेंगे, ये कुछ भी नहीं रहेगा। तो जिसके थ्रू हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा जो एग्जोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो 5,000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अगर हम लोग एग्जोस्फेयर में अपना हाथ निकालेंगे हमारा स्पेस सूट से, तो बेसिकली हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है। सो बेसिकली वी डू नॉट फील एनी टाइप ऑफ वार्मनेस। सो इट कंसिस्ट बेसिकली, जो वैक्यूम है टोटली वैक्यूम है, और साथ ही साथ कहीं पे हाइड्रोजन के साथ साथ हीलियम जो क्वांटिटी में बहुत माइनर क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसी रीजन में पाया जाता है। सो अब हम लोग, ये डायग्राम है, ये बेसिकली शो कर रहा है डिफरेंशिएशन इन डिफरेंशिएशन इन टेम्परेचर को शो कर रहा है। अब टेम्परेचर कैसे कैसे वेरीज करता है हम लोग फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा अर्थ का सरफेस है। अर्थ का सरफेस से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, हमारा जो टेम्परेचर है डिक्रीज होने लगता है। सो बेसिकली इस रीजन में हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, यानी कि ये जो डिक्रीज हुआ, ये बेसिकली ट्रोपोस्फेयर तक हुआ। अब ट्रोपोस्फेयर से बेसिकली थोड़ा सा रिमेन कांस्टेंट रहेगा। सो बेसिकली इट रिमेन कांस्टेंट। अब जैसे ही हम लोग ट्रोपोपॉज के बाद हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे। अब स्ट्रेटोस्फेयर में बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। जो हमारा O3 है वो O2 और O में टूटेगा, जिसके थ्रू केमिकल रिएक्शन होगा और वार्म जो हीट है वो जनरेट होगा। अब इसी के केमिकल प्रोसेस के जरिए फिर से हमारा टेम्परेचर
इंक्रीज होने लगता है। सो बेसिकली फिर से हमारा इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर देखा जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर से हमारा स्ट्रेटोपोज आ जाता है, फिर से जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट हो जाता है। अब फिर से जब हमारा मेसोस्फेयर आता है, ये बेसिकली कंप्लीटली यहाँ पे डिक्रीज होता है टेम्परेचर। सो बेसिकली फिर से डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे फिर से हमारा मेसोपोज आता है, फिर से हमारा कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर आता है। फिर से जैसे हम लोग एक्सोस्फेयर में जाएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, इसके बाद बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम के थ्रू यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। सो ये हमारा एक डिफ्रेंशिएशन इन टेम्परेचर है। तो सबसे पहले डिक्रीज होता है जो कि हमारे ट्रोपोस्फेयर में होता है, सब इसके बाद कांस्टेंट हो जाता है ट्रोपोपॉज में, फिर हमारा इंक्रीज होने लगता है स्ट्रेटोस्फेयर। और ये जो इंक्रीज होता है ना स्ट्रेटोस्फेयर में, तो बेसिकली ये मेनली ओजोन गैस की वजह से होता है, जो कि हम लोग देखे थे। अब फिर से हमारा एक स्ट्रेटोपोज आता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। फिर से मेसोपोज आता है, फिर से डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, फिर से स्ट्रेटोपोज आता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे मेसोपोज आता है जो कि फिर से कांस्टेंट हो जाता है। फिर मेसोपोज के बाद थर्मोस्फेयर आता है, थर्मोस्फेयर में और एक्सोस्फेयर में टेम्परेचर दोनों, बेसिकली दोनों स्फेयर में थर्मोस्फेयर एज वेल एज एक्सोस्फेयर, सो बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। सो आई होप कि डिफ्रेंशिएशन इन टेम्परेचर आपको विद द एल्टीट्यूडनल हाइट आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने मेनली कंसीडर किया था स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल पार्ट को ऑफ एटमॉस्फेयर एज वेल एज कंपोजिशनल पार्ट को, जो कि कंपोजिशन में हमारा तीन मैटर्स आते हैं। गैसेस आता है सबसे पहले, इसके बाद वेपर्स आते हैं, वाटर वेपर्स आते हैं, वाटर वेपर्स आते हैं, और इसके बाद हम लोग का मटेरियल्स आते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स आते हैं। सो दिस थ्री वेर द मेजर कंपोजिशन। अब स्ट्रक्चर में बेसिकली 5 स्ट्रक्चरल डिवीजन है यहाँ पे। 5 स्ट्रक्चरल डिवीजन में सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब ये तीनों का बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ अपना ही बिहेवियर्स है। तो वो आप लोग को मैंने अभी तुरंत बता दिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कहीं भी आपको डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर और कंपोजिशन से रिलेटेड, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं 100% रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपका कोई फ्रेंड अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहे और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड को रिकमेंड कीजिए। एंड फॉर दिस नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।